हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त होस्ट नेमिचंद कुमावत आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अपन ने बंगाल को पूर्णतया देख लिया गया है और अब अपन आंग्ल मैसूर की तरफ चलते हैं। मैसूर की तरफ चलते हैं। मैसूर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे अपन मैसूर की तरफ आते हैं। तो मैसूर के अंदर होता क्या है, तो मैसूर की थोड़ी सी अपन पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करते हैं। मैसूर शुरुआत के अंदर वाडिया डायनेस्टी इसके ऊपर रूल करती रहती है। हैदर अली एक मामूली से छोटा सा सैनिक होता है। वो अपने योग्यता के कारण वो एक बड़ा सेनानायक का पद हासिल करता है और वहाँ तक वो पहुँचता है। यानी कि धीरे धीरे उसने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जो दिल्ली जैसे जैसे कमज़ोर होती गई, अपने आप को पूर्णतया अलग कर लिया गया। कुछ ऐसा ऐसा था। हैदर अली का अपन पूरा सिनेरियो देखने की कोशिश करते हैं। हैदर अली से अपन को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। हैदर अली काफ़ी ज़्यादा दूरदर्शी सोच वाला था। हालांकि वो अशिक्षित था लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रतिभावान था। काफ़ी ज़्यादा वो अपने देश के प्रति अपनी सेना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च किया करता था। दूरदर्शी सोच रखने वाला था। हैदर अली ने 1761 के अंदर मैसूर पे सत्ता का नियंत्रण किया और 1761 से 1766 तक वर्तमान में कर्नाटक और केरल तमिलनाडु पर नियंत्रण कर लिया। इससे काफ़ी ज़्यादा कंपनी काफ़ी ज़्यादा सकपका जाती है, क्योंकि यहाँ ही पे मैसूर यहीं आसपास होता है। ये पूरा का पूरा रीजन होता है, यहाँ पे कंपनी होती है। तो कंपनी ये अपने आप को थ्रेट समझती है कि मैसूर ज़्यादा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनता जा रहा है, तो अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा आक्रमण होंगे। और यहीं पे मराठा मराठा और यहीं पे निज़ाम होते हैं। हैदराबाद यहाँ पे, यहाँ आसपास, यहाँ हैदराबाद और यहाँ पे मराठा मराठा साम्राज्य होता है। ये भी चिंतित हो जाते हैं कि जिस प्रकार हैदर अली अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, तो विस्तारवादी सोच के कारण ही फर्स्ट युद्ध का परिणाम बनता है। अपने आप को ऊपर जो मराठा होते हैं, मराठा, अंग्रेज और निजाम, ये अपने खूब ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो इन तीनों ने गठजोड़ बनाया। गठजोड़ बना के ये कहा कि अपन इसके ऊपर आक्रमण करते हैं, इसके ऊपर आक्रमण करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अपन को जो ये मैसूर मिलेगा उसको अपन तीन बराबर बराबर हिस्सों के अंदर अपन बांट लेंगे। कुछ ऐसा ऐसा कुछ सीन था दोस्तों। तो अपन कहानी की तरफ से सुनने की पूरी कोशिश रहेगी। तो फर्स्ट आंग्ल जो मैसूर युद्ध था उसका परिणाम कारण ये था कि जो अंग्रेजों की और जो जो मैसूर है, हैदर अली है, उसकी विस्तारवादी सोच को अपन कारण माना जाता है। विस्तारवादी सोच के ही कारण 1769 के अंदर युद्ध स्टार्ट होता है। तो हैदर अली भी काफ़ी ज़्यादा चालाक आदमी होता है। तो वो निज़ाम और मराठाओं को कुछ कुछ ना कुछ रियायत दे के उनको शांत कर देता है और पहुंच जाता है यहाँ पे बंगाल। बंगाल पहुंचने के बाद में बराबर पे संधि होती है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये देखती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को खूब ज़्यादा, वो एक तरह से अचंभित हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये समझती है कि ये इतना ज़्यादा दूरदर्शी सोच वाला कैसे हो सकता है। तो इसी अकॉर्डिंग उसने ये समझा कि अब अपन को अब ना इसकी बराबर की युद्ध कर लेते हैं। दोस्तों, जो अंग्रेजों की रणनीति थी वो संघर्ष विराम संघर्ष वाले ही खेल था। यानी कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ऐसा सिनेरियो बना रखा था जो गांधी जी ने अपनाया था। यानी कि पहले वो आक्रमण करते थे, अपने दुश्मन को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर देते थे, बाद में खुद थोड़े बहुत रिलैक्स करते थे, अपने आप को मॉडिफाई करने की कोशिश करते थे, और जो बाद में अपने दुश्मन के ऊपर फिर से आक्रमण करते थे। यही सिनेरियो कुछ समझ नहीं पा रहे थे जो अपने जो मराठा थे, हैदराबाद था, कुछ ऐसा था। ये हालांकि वो अलग राष्ट्र था, लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि जिस प्रकार बंगाल को इन्होंने जीता है, कल को अपने ऊपर भी आक्रमण हो सकता है। अब ये मैसूर के ऊपर आक्रमण करने लग गए। मैसूर जीतने के बाद में अपनी तरफ भी आ सकते हैं। कुछ ये दूरदर्शी सोच का अभाव था। अपने ही देश के राजाओं के अंदर, नवाबों के अंदर दूरदर्शी सोच का अभाव था। इसी का कारण था कि अपन गुलाम बनते गए। गुलामी की कहानी के अंदर अपन देखते हैं कि मैसूर का युद्ध 1769 के अंदर बराबरी पे ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली बराबरी के ऊपर युद्ध समाप्त होता है और मद्रास की संधि होती है। मद्रास की संधि के अंदर बराबरी का होता है कि तुमने जो युद्ध का क्षेत्र जीता है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें दे देता हूँ कुछ
ऐसा आदान प्रदान होता है। बराबरी के तौर पे युद्ध समाप्त होता है। कुछ समय पश्चात 1769 के अंदर ये बंद हो जाता है। बाद में ठीक 11 साल बाद में सेकंड आंग्ल जो मैसूर युद्ध है वो स्टार्ट होता है 1780 से 84 के बीच में। इसका कारण यह होता है दोस्तों कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, हैदर अली की भी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, दोनों साम्राज्य विस्तार करने की सोचते हैं। इसी का कारण होता है कि वापस से वही गठजोड़ बनने की कोशिश होता है। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस निजाम प्लस मराठा होते हैं, दूसरी तरफ हैदर अली होते हैं। तो कुछ वैसा ही कुछ सिनेरियो होने की कोशिश होता है कि, और इसी बीच इसी ड्यूरेशन पीरियड के अंदर हैदर अली की 1782 के अंदर मृत्यु हो जाती है दोस्तों। 1782 के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो बाद में 1784 के अंदर मंगलोर की संधि के साथ साथ ये सेकंड युद्ध समाप्त होता है। तो आपको एक बात बताता हूँ, यानी कि निजाम और मराठा जो फर्स्ट जो युद्ध होते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके अंदर बिन पेंदे के लोटे होते हैं, कभी इधर की तरफ कभी उधर की तरफ, यानी कभी ये जो मैसूर की तरफ से लड़ेंगे, कभी ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे। यानी कि जब इनको कुछ खाने को मिल जाता है, यानी कि बोला जाता है कि जिस प्रकार कुत्ते को हड्डी दी जाती है, तो ये जैसे ही उनको हड्डी की तरह ललचाया जाता है कि आपको ये कुछ देते हैं तो आप ये इधर से इधर आ जाते हैं। बिन पेंडे के लोटे होते हैं फर्स्ट दो युद्धों के अंदर। लेकिन याद रखना दोस्तों, थर्ड और फोर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसके अंदर जो निजाम और मराठा है, जो हैदराबाद और जो मराठा है, पूर्णतया अंग्रेजों के साथ होके लड़ते हैं और मैसूर को पूर्णतया हराने की पूरी नौबत कर देते हैं, पूर्णतया हरा देते हैं। फिर 1782 के अंदर जैसे ही जो हैदर अली है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में टीपू सुल्तान राजा बनता है, नवाब बनता है। आप देख लेना, नवाब रहता है। तो अपन देखते हैं टीपू सुल्तान काफ़ी दूरदर्शी सोच रखने वाला व्यक्ति होता है, दूरदर्शी बहुप्रतिभा का धनी होता है। तो उसने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किया। उसने ये देखा कि अगर अपन को शक्ति अर्जित करनी है तो आर्थिक रूप पे पहले अपन को शक्ति अर्जित करनी होगी। इसी का परिणाम होता है कि प्रत्यक्ष जो किसान है उससे प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, बिचौलियों को पूर्णतया समाप्त कर देता है और किसानों के साथ पूर्णतया प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। यूरोपियन कंपनी की तरह अपनी भी एक कंपनी बनाने की कोशिश करता है टीपू सुल्तान। और कंपनी का जो ब्रिटिश जो ब्रिटेन के जो विपक्ष में थे या ब्रिटेन के विरोधी थे, उनके साथ भी गठजोड़ बनाने की कोशिश करता है, उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा मित्रवत संबंध रखने की कोशिश करता है। जैसे फ्रांस, तुर्की, मलेशिया तथा इन राष्ट्रों के साथ भी संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करता है, सैनिक शक्ति को भी बढ़ाने की कोशिश करता है। उसके बाद में अपन देखते हैं, अपन ने आर्थिक क्षेत्र में देख लिया, अब सैनिक क्षेत्र में अपन देखने की कोशिश करते हैं। सैनिक क्षेत्रों के अंदर फ्रांसीसियों के साथ सहयोग की, जो अपन ने अभी बोला था, फ्रांसीसियों से सहयोग करने की कोशिश करता है और सेना को आधुनिकीकरण करने की कोशिश करता है, मॉडर्नाइजेशन करवाने की कोशिश करता है, नौसेना के विकास और डॉकयार्ड का निर्माण करता है। काफ़ी ज़्यादा डॉकयार्ड का निर्माण करता है नौसेना के लिए। कुछ ऐसा सीन चलता रहता है दोस्तों। और ब्रिटिश विरोधियों के साथ गठजोड़ बनाने की कोशिश करता है। और जो नेपोलियन है, जो कहा जाता है चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उससे पहले वो नेपोलियन से भी जो पत्र लिखता है और उससे भी सहयोग मांगने की कोशिश करता है, सहयोग मांगता है, लेकिन नेपोलियन पहुंच नहीं पाता है। तो अपन ने जो आर्थिक और सैनिक क्षेत्र में अपन ने देख लिया है दोस्तों, आधुनिक विचारों से भी प्रभावित था। जो टीपू सुल्तान था ये बहुत बहुप्रतिभा का धनी था। ये आधुनिक जो फ्रांस की क्रांति हुआ करती थी, समानता स्वतंत्रता के विचारों को भी वो काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया करता था। और इसी के कारण उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता की याद में एक वृक्ष लगाया था। ये एक उस टाइम बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, स्वतंत्रता की एक वृक्ष लगाना, स्वतंत्रता की, यानी कि फ्रांस की क्रांति से संबंध स्थापित कर रहा था। इसका कारण ये
ईस्ट इंडिया कंपनी ये मान रही थी कि अपने को ये थ्रेट पूर्णतः वो समझ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी कि ये फ्रांस से भी संबंध स्थापित कर रहा था, सभी से संबंध स्थापित कर रहा है। एक वो जेकोबिन क्लब होता है फ्रांस की क्रांति के अंदर, जो एक क्लब बना था उसी को उसका सदस्य भी बन जाता है, आधुनिक विचारों से भी प्रभावित होता है। दोस्तों अपन ने पूरा को पूरा देख लिया है। और थर्ड आंग्ल जो मैसूर युद्ध होता है उसका कारण कुछ यही कारण बनते हैं, मैंने अभी आपको बताया यही कारण बनते हैं दोस्तों। इसी का कारण होता है कि थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1792 के अंदर। कहा जाता है कारण क्या होता है, अंग्रेज एवं टीपू की महत्वाकांक्षा, अंग्रेज एवं टीपू की महत्वाकांक्षा जो होती है, जो टीपू सुल्तान है फ्रांस से मदद करने की कोशिश करता है, अंग्रेज भी कुछ बढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ से यहाँ की तरफ, इधर का पूरा जो कोस्टल रीजन है इसको पूरा का पूरे को आधिपत्य करने की कोशिश करता है। दोस्तों यही कारण होता है कि ये थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बनता है। और फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रभाव होता है जो अपन ने देख लिया था। और एक होता है निजाम और मराठों का गठजोड़, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पूर्णतया वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलेंगे कि अपन तीनों मिल बांट के खाएंगे, यानी कि मराठे, निजाम और गठजोड़ करने की पूरी कोशिश करता है। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान हारता है। इसका परिणाम क्या होता है कि युद्ध के अंदर टीपू की पूर्णतया पराजय होती है और आधा भूभाग ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये देखो आधा भूभाग था, आधा भूभाग तो वापस से टीपू को दे दिया जाता है। और जो आधा भाग होता है इसके 3 भाग करके तीनों, एक तरफ का मराठा ले लेते हैं, एक तरफ का निजाम ले लेते हैं, एक तरफ का ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेते हैं। यानी कि कहा जाता है दोस्तों कि इस तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती तो थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध के अंदर भी जो मैसूर को पूर्णतः आधिपत्य में ले सकते थे। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जो उस टाइम का गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, उसने ये स्टेटमेंट दिया था, मैंने अपने मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया और अपने शत्रु को भी पूर्णतः पराजय कर दिया। यानी कि कितनी दूरदर्शी सोच थी दोस्तों। उस टाइम कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो उसने अपने शत्रुओं को भी पूर्णतः पराजय कर दिया। और जो अपने मित्र थे, जो मराठा थे, निजाम थे, उस टाइम उसको भी पूर्णतः पराजित कर दिया गया। यानी कि उनको भी ज़्यादा शक्तिशाली बनने नहीं दिया। यानी कि देखो दोस्तों, उनकी पूर्णतः रणनीति काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थी कि हम पहले बंगाल से स्टार्ट करेंगे, फिर मैसूर, फिर अपन मराठा ने जो हैदराबाद है यहाँ से अपन पूरा का पूरा कैप्चर कर लेंगे। यानी कि भारत के जो राजा रजवाड़े थे इससे अदूरदर्शी सोच रखते थे, कुछ दूरदर्शी सोच नहीं थी। यानी कि विदेशों के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी उनको पता नहीं था। आप मस्त मदिरा पान करके रहते थे और सुरा पान करके मस्त जीवन यापन करते थे। यही उनका जीवन काल था, यही उसके अंदर वो अपने जीवन को समाहित करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 के अंदर। यह निर्णायक युद्ध होता है दोस्तों। टीपू को पूर्णतः पराजय होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। इसी दौरान टीपू की मृत्यु हो जाती है। टीपू मृत्यु होने के बाद में उस टाइम जो वाडिया डायनेस्टी हुआ करती थी, वहाँ पे एक छोटा सा वाडिया डायनेस्टी का एक राजा बना दिया जाता है, एक छोटा सा हिस्सा दे दिया जाता है और पूरा पराजय कर पूर्णतः अपने आधिपत्य में ले लिया जाता है। यानी कि बोला जाता है कि वही कहानी चलती है दोस्तों जो बंगाल के अंदर चलती है कि हमने तो केवल जो तुम्हारा राजा है, जो पुराना राजा है, उसी को हमने बनाया है तुम्हारा राजा। हमने तो अच्छा काम किया है, हमने कोई बुरा काम नहीं किया। भारतीयों के सामने ये छवि प्रस्तुत की जाती है। भारतीय भी उस टाइम के जो भारतीय है वो भी दूरदर्शी सोच रखते हैं। पूर्णतः उनको बताया जाता है कि ये देखो, या हमने तो तुम्हारे राजा को राज्य दिया है, जो उस टाइम हैदर अली ने राज्य हासिल कर लिया था, उसी का
हमने दे दिया है। तो इसी के साथ अपन ने पूर्णतः ये समाप्त करते हैं। जो मैसूर है अगला अपन पढ़ते हैं बाद में।